Hello friends, welcome back to another lecture, and this will be the last lecture in this series. Okay, इसके बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ख़त्म हो जाने वाला है. देन वी विल स्टार्ट विथ स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, तो इसके अंदर हम जो मेन फंक्शन है पार्लियामेंट का, एंड दैट इज़ लेजिस्लेटिव, जो फंक्शन है पार्लियामेंट का उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं. कौन कौन से बिल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स और उनसे रिलेटेड नीटी ग्रिटी थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर. ओके, सो मेक श्योर यू पे अटेंशन टू दिस लेक्चर. नाउ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट. जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब किस तरीके से लेजिस्लेशन लाया जाता है, मतलब एक्ट किस तरीके से बनता है. ठीक है, एक बिल को एक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, उसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर. अ बिल इज अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एंड बिकम्स एन एक्ट और लॉ व्हेन ड्यूली इनेक्टेड. मतलब एक बिल जो होता है वो एक प्रपोजल होता है लेजिस्लेशन के लिए, और फिर उसे अगर ड्यूली इनेक्ट किया जाए तो वो फिर जाके एक्ट बनता है या फिर लॉ बनता है. ठीक है, बिल्स आर ऑफ टू काइंड्स. दो तरीके के बिल होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट. ठीक है, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, वी आर गोइंग टू लुक एट दीज डिफरेंसेस नाउ. ठीक है, पहले पब्लिक बिल के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल कंपेयर इट विद प्राइवेट बिल. ठीक है, तो जो पब्लिक बिल होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी मिनिस्टर के द्वारा. ठीक है, केवल और केवल मिनिस्टर ही इसे इंट्रोड्यूस कर सकता है हाउस में. ओके, इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसे रिफ्लेक्ट करता है जो पब्लिक बिल होता है. ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड. ठीक है, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं अप्रूव होने के ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि जो गवर्नमेंट इन पावर में होती है उसके पास मेजोरिटी होती है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं अप्रूव कराने के. रिजेक्शन मे लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि रिजेक्शन के कारण गवर्नमेंट को रिज़ाइन भी करना पड़ सकता है, और ये भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को क्या बनाता है, अनस्टेबल. ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स 7 days नोटिस. 7 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है किसी भी पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए किसी हाउस में. ठीक है, नाउ वी विल लुक एट सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू प्राइवेट बिल. एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर्स. ठीक है, मिनिस्टर से अलग जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कैन इंट्रोड्यूस प्राइवेट बिल. रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ ओपोजिशन. जो ओपोजिशन का स्टैंड है पब्लिक इम्पोर्टेंस पे, ये रिफ्लेक्ट होता है प्राइवेट बिल के थ्रू. लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड. ऑब्वियसली बहुत कम चांस होते हैं इसे अप्रूवल मिलने के, क्योंकि अब ओपोजिशन पार्टी के पास इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं होते हैं कि वो अप्रूव करा सकें प्राइवेट बिल को. रिजेक्शन डजंट मीन रेजिग्नेशन. इट रिक्वायर्स 30 days नोटिस. ठीक है, देखिए कंपेयर कीजिए दोनों को. पब्लिक बिल के अंदर 7 days एडवांस नोटिस चाहिए, प्राइवेट बिल के अंदर 30 days एडवांस नोटिस. ठीक है, ड्राफ्टिंग इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कंसर्न. जो मेंबर प्राइवेट बिल को ला रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग भी केवल और केवल उन्हीं के द्वारा की जाती है. ठीक है, ड्राफ्टिंग मतलब किसी बिल को बनाना. ठीक है, मतलब कोई कानून लाया जा रहा है तो उसके जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सबको बनाना, उसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं. इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ओनली ऑन फ्राइडेज. ठीक है, प्राइवेट बिल की बात हो रही है, केवल और केवल फ्राइडेज को ही डिस्कस किया जा सकता है, और 30 दिन का एडवांस नोटिस देना ज़रूरी है. ठीक है, काफ़ी सिंपल सी बातें हैं और कॉमन सेंसिकल पॉइंट्स हैं. ठीक है, नाउ कितने तरीके के बिल होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ऑर्डिनरी बिल, इसका आर्टिकल होता है 107. मनी बिल 110. फाइनेंशियल बिल 117. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स 368. ठीक है, और एंड 107 के बाद आता है 108, और ये होता है जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल होता है. ठीक है, तो 107 ऑर्डिनरी बिल, 108 जॉइंट सिटिंग,
110 money bill, 117 financial bills, 368 constitutional amendment bills. Okay, now we will look at every bill one by one. Okay, now ordinary bills. आर्टिकल 107 डील करता है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स. ठीक है, कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स. जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसके अंदर सारे फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स को हटा के बाकी किसी भी प्रावधान से रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर. ओके, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस, ये आपको याद रखना है. ठीक है, ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर. ठीक है, मिनिस्टर भी या फिर कोई अदर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी उन्हें ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, दोनों हाउस में कराया जा सकता है, मिनिस्टर के द्वारा भी कराया जा सकता है और प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी कराया जा सकता है. आगे आने वाले जो मनी बिल होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, हाउस से रिलेटेड और कौन कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है उस पर्टिकुलर बिल को, इन दोनों से रिलेटेड चीज़ें आपको याद रखनी है. मेंबर हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस द बिल हैज़ टू टेक लीव ऑफ द हाउस. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, केवल और केवल इंट्रोड्यूस कराया जाता है बिल को एंड पब्लिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं फर्स्ट स्टेज पे, डिस्कशन नहीं होता है फर्स्ट स्टेज पे. ठीक है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. सेकेंड स्टेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज इन द एनेक्टमेंट. सेकेंड स्टेज में होता है डिस्कशन ओवर ईच क्लोज सेपरेटली. ठीक है, और सारे क्लोज पे वोट भी होता है और अमेंडमेंट्स भी इसी स्टेज में लिए जाते हैं. ठीक है, अमेंडमेंट, डिस्कशन एंड वोटिंग, ये तीनों चीज़ सेकंड स्टेज में होती है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज होती है इनेक्टमेंट की. ओके, नाउ थर्ड स्टेज के अंदर जो डिबेट होती है वो कन्फाइंड हो जाती है टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल. ठीक है, थर्ड स्टेज में केवल इसी बारे में बात होती है कि एक्सेप्ट करना है बिल को या बिल को रिजेक्ट करना है. ओके, नो अमेंडमेंट्स, कोई अमेंडमेंट नहीं होता है थर्ड स्टेज में. इफ़ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर एक्सेप्टेड देन सेकेंड हाउस फॉर रिकन्सिडरेशन. अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर एक्सेप्ट कर लेते हैं थर्ड स्टेज के अंदर बिल को, तो वो बिल भेजा जाता है सेकेंड हाउस में. ठीक है, नाउ बिल इन द सेकेंड हाउस passes through all the three stages. दूसरे सेकेंड हाउस में भी तीनों के तीनों स्टेजेस से गुजरता है बिल. अगर तो उसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं उन्हें देखते हैं और फिर उनके अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसिस के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं उन्हें हम देखेंगे. इट कैन पास द बिल विदाउट अमेंडमेंट्स. ठीक है, सेकेंड हाउस की बात चल रही है. ठीक है, सेकेंड हाउस के अंदर जब बिल पहुंचता है तो एक तो ऑप्शन ये होता है कि दे कैन पास द बिल विदाउट अमेंडमेंट्स. ठीक है, बिना किसी अमेंडमेंट के बिल को पास कराया जा सकता है सेकेंड हाउस में. या फिर इट मे पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस. एक ऑप्शन ये भी है कि जो सेकेंड हाउस है वो अमेंड करे चीज़ों को और रिटर्न कर दे वापस से बिल फर्स्ट हाउस को. मे रिजेक्ट द बिल, सेकेंड हाउस कैन रिजेक्ट द बिल एज वेल, या फिर कैन कीप द बिल पेंडिंग. ठीक है, ये चार ऑप्शंस होते हैं सेकेंड हाउस के पास. अब इन चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑप्शंस फर्स्ट हाउस के पास होते हैं वो देखते हैं. इफ़ पास्ड बाय द सेकेंड हाउस विदाउट अमेंडमेंट्स और विद अमेंडमेंट्स एंड एक्सेप्टेड बाय द फर्स्ट हाउस. देखो, अगर सेकेंड हाउस पास कर देता है बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के, ठीक है, यानी कि पहले वाले केस में, तो वो बिल सीधा प्रेसिडेंट के पास जाता है. ठीक है, इस केस में तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट हाउस से बिल पास हो जाता है, देन सेकंड हाउस से भी अगर बिना किसी अमेंडमेंट के बिल पास होता है तो वो सीधा जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए. ठीक है, सेकंड केस जो है, इट मे पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस. ठीक है, सेकंड जो हाउस है उसने अमेंडमेंट्स किए कुछ और वो रिटर्न कर दिया फर्स्ट हाउस को.
तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे? या एक तो ये हो सकता है कि फर्स्ट हाउस अमेंडमेंट को मान ले, ठीक है। अगर अमेंडमेंट को मान लेता है तो यहाँ से सीधा जाएगा बिल प्रेसिडेंट के पास, या फिर अमेंडमेंट को हो सकता है वो ना भी माने, ठीक है, अमेंडमेंट को नो बोल दें। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जॉइंट सिटिंग के प्रावधान है, ठीक है। इफ फर्स्ट हाउस रिजेक्ट्स द अमेंडमेंट, ठीक है, अगर रिजेक्ट कर देता है फर्स्ट हाउस अमेंडमेंट को, या फिर सेकंड हाउस ही रिजेक्ट कर दे, या फिर कोई एक्शन ना ले 6 महीने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। या तो फर्स्ट हाउस जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें रिजेक्ट कर दे, या फिर सेकंड हाउस ही बिल को रिजेक्ट कर दे। अभी देखा था ना हमने, ये थर्ड इसे रिजेक्ट कर सकता है, और फोर्थ कैन कीप द बिल पेंडिंग, इन दोनों केसेस में, ठीक है। और एक इस वाले केस में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, जो बोटलनेक आएगी उसको जॉइंट सिटिंग के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो 3 केसेस में जॉइंट सिटिंग हो गई, मे रिजेक्ट द बिल, कैन कीप द बिल पेंडिंग, और या फिर जो सेकंड हाउस ने अमेंडमेंट किए हैं उसे फर्स्ट हाउस नहीं मान रहा है, तो भी जॉइंट सिटिंग की जा सकती है, ठीक है। इफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन जॉइंट सिटिंग अप्रूव द बिल देन पास फ्रॉम बोथ द हाउसेस, ओके। जॉइंट सिटिंग के अंदर बेसिकली अगर उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास करा दिया जाए तो वो पास माना जाता है दोनों के दोनों हाउसेस से। देन उसके बाद अगली स्टेज आती है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की मंजूरी। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं उस टाइम पर? या तो वो एसेंट दे सकते हैं, देन बिल बिकम्स एन एक्ट एंड इज प्लेस्ड ऑन द स्टैट्यूट बुक, ठीक है। अगर वो एसेंट देते हैं तो बिल एक्ट बन जाता है। विद होल्ड हिज एसेंट, मतलब मंजूरी ना दे अपनी, तो बिल एंड्स एंड डजंट बिकम एन एक्ट, ओके। तीसरा ऑप्शन उनके पास होता है कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, ठीक है। वो बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि रिकन्सिडर किया जाए इस बिल को, ओके। उस केस में अगर दोबारा मतलब दोनों हाउसेस से पास करा दिया जाता है बिल विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट बाध्य हो जाएंगे, फिर उन्हें इस केस में एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था ऑर्डिनरी बिल, ओके। ऑर्डिनरी बिल के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। इसमें इतना कुछ 2-3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे, इसे 2-3 बार अगर रीड करेंगे तो आप आसानी से यू कैन मग अप ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ओके। नाउ लेट्स स्टडी मनी बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अभी कि मनी बिल जो है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो भी इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, और फाइनेंशियल जो बिल्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, वो भी इतने फ्लेक्सिबल नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। मेक श्योर यू रिमेंबर एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिल, ओके। तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय अ मिनिस्टर, ठीक है। केवल और केवल मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इसको विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है इस एक स्टेटमेंट में। केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, कराया किसके द्वारा जाएगा? केवल और केवल मिनिस्टर के द्वारा। और मिनिस्टर भी कब करा पाएंगे? जब प्रायर रिकमेंडेशन हो प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो 3 एक ही स्टेटमेंट में से 3 जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल रही हैं। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। स्पीकर डिसाइड्स इफ इट इज़ अ मनी बिल और नॉट। स्पीकर डिसाइड करते हैं कि एक बिल मनी बिल है या नहीं। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट इट, कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा मनी बिल से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकती है, ना उसे अमेंड कर सकती है, ना रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। केवल रिकमेंडेशंस दे सकती है, और वो रिकमेंडेशंस भी बाध्य नहीं होगी लोकसभा पे। लोकसभा चाहे तो वो रिकमेंडेशंस मान सकती हैं, ना चाहे तो नहीं मानेंगी, ठीक है। और इसका फ़ायदा उठाकर जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसका मिसयूज़ करती हैं, ठीक है। अब देखिए कोई बिल है और सरकार चाहती है, जो गवर्नमेंट है इन पावर, वो चाहती है कि इस बिल को
जल्दी से जल्दी पास कराया जाए, तो वो क्या करती हैं, मनी बिल के साथ ही उस बिल को पास करा देती हैं, सो दैट दे कैन बाईपास द वोटिंग इन राज्यसभा। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे राज्यसभा के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है मनी बिल के रिगार्डिंग। तो जो गवर्नमेंट इन पावर है वो यही करती हैं कि जो नॉन मनी बिल है वो भी मनी बिल के साथ पास करा देती हैं, ताकि बाईपास कर सकें राज्यसभा को। ओके, राज्यसभा मस्ट रिटर्न इट विद इन 14 days विद और विदाउट रिकमेंडेशंस। 14 days के अंदर अंदर रिटर्न भी करना होता है राज्यसभा को। लोकसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। इफ राज्यसभा डजन रिटर्न द बिल विद इन 14 days, तो उसे पास माना जाएगा बाय बोथ द हाउसेस। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव एसेंट और विद होल्ड एसेंट। नाउ प्रेसिडेंट के पास जब मनी बिल जाता है तो उनके पास केवल और केवल दो ही पावर होती हैं। ठीक है, इस केस में या तो वो एसेंट दे सकते हैं मनी बिल को, या फिर विद होल्ड इज एसेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल। ठीक है, तो ये मनी बिल था। नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल बिल्स। इसका आर्टिकल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 117। मनी बिल का आर्टिकल आई थिंक यहाँ पे नहीं गिवन है। मनी बिल का आर्टिकल है 110। ओके, नाउ डील्स विद फिस्कल मैटर्स, दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो फाइनेंशियल बिल के अंदर इंक्लूड होंगी। ओके, all money bills are financial bills but not all financial bills are money bills। ठीक है, जितने भी मनी बिल्स हैं वो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल्स नहीं होते हैं। ओके, ना दो टाइप के फाइनेंशियल बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। एक एक करके दोनों को देखते हैं। फाइनेंशियल बिल 1 कंटेन्स नॉट ओनली मैटर्स mentioned in article 110 but also other matters of general legislation। ओके, 110 के अंदर जो मनी बिल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो तो फाइनेंशियल बिल के अंदर होते ही हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मैटर्स भी हो सकते हैं ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। ओके, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दीज बिल्स। ओके, ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जस्ट लाइक मनी बिल। मनी बिल भी केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है एंड विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कैन बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय राज्यसभा अनलाइक द मनी बिल। ओके, मतलब मनी बिल में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल बिल्स राज्यसभा के पास पावर आ जाती है एंड राज्यसभा कैन रिजेक्ट द बिल और अमेंड द बिल। ओके, और डिसएग्रीमेंट अगर होता है दोनों हाउसेस के बीच में तो जॉइंट सिटिंग के प्रावधान भी हैं। ओके, और जॉइंट सिटिंग से पास होने के बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास एंड प्रेसिडेंट कैन एसेंट, विद होल्ड एसेंट और रिटर्न द बिल। ठीक है, फाइनेंशियल बिल्स के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट के पास तीनों के तीन ऑप्शंस हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग गाइस, मनी बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं बच जाता है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से इसे देखा होगा तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जॉइंट सिटिंग तब आती है जब दो हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा कुछ कर ही नहीं सकता है मनी बिल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर लोकसभा से पास होता है बिल तो वो पास माना जाएगा, तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं बच जाता है क्योंकि डिसएग्रीमेंट ही नहीं है दोनों हाउसेस के बीच में। ओके, नाउ फाइनेंशियल बिल 2, it involves expenditure from consolidated fund of India, doesn't include any of the matters contained in article 110। now financial bill 1 में 110 से रिगार्डिंग मैटर्स आते हैं, फाइनेंशियल बिल 2 में कोई मैटर्स नहीं आते हैं ऐसे जो आर्टिकल 110 में गिवन है। ओके, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इज लाइक एन ऑर्डिनरी बिल। जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है फाइनेंशियल बिल 2 का वो ऑर्डिनरी बिल के तरह ही है। ठीक है, कैन नॉट बी पास्ड बाय आइदर हाउस अनलेस द प्रेसिडेंट
has recommended to the House for consideration of the bill. It can be introduced in either house, okay, can be rejected, amended by either house. और अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो जॉइंट सिटिंग के प्रावधान भी गिवन है फाइनेंशियल बिल में, ओके। और प्रेसिडेंट के पास इस केस में भी तीनों पावर्स हैं, असेंट की भी, विद होल्ड असेंट भी, एंड ही कैन रिटर्न द बिल एज वेल, ओके। तो फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2, इसके अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और एक दो डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है, तो उन्हें प्लीज़ ध्यान से रीड करें। नाउ जॉइंट सिटिंग, वी हैव बीन रीडिंग अबाउट जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108, इट इज़ गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है जॉइंट सिटिंग, ठीक है, ऊपर से तो हम देख चुके हैं, लेकिन इन डेप्थ अब बात करते हैं जॉइंट सिटिंग के बारे में। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इफ़ द बिल इज़ रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, या तो बिल रिजेक्ट किया हो दूसरे हाउस से, या फिर डिसएग्रीमेंट हो अमेंडमेंट्स के ऊपर, या फिर जो दूसरा हाउस है वो 6 महीने तक बिल को पास ना करे, ठीक है। इफ़ मोर देन 6 months हैव पास एंड द अदर हाउस डिडंट पास द बिल, ओके। इन तीनों ही केसेस में कौन बुला सकता है, केवल और केवल प्रेसिडेंट के द्वारा ही बुलाया जा सकते हैं जॉइंट सिटिंग, ठीक है। ही कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओनली एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल दोनों में हमने ऑलरेडी देखा जॉइंट सिटिंग के प्रावधान है, एंड ऑर्डिनरी बिल में, ठीक है। बात आती है मनी बिल की, तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है ही नहीं, नो डिसएग्रीमेंट, ओके। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर भी आपको दोनों हाउसेस से आपको अलग अलग पास कराना होता है, तो वहाँ पे भी डिसएग्रीमेंट का कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता है वहाँ पे, लेकिन जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। और हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम इसके बारे में स्टडी नहीं करने वाले हैं, ओके। नाउ मनी बिल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लोकसभा हैज़ ओवर राइडिंग पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में मस्ट बी पास बाय ईच हाउस सेपरेटली। इफ़ द बिल लैप्स्ड ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो उस केस में जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान गिवन नहीं है। लेकिन अगर लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले ही जॉइंट सिटिंग के लिए बोल दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट, तो उस केस में जॉइंट सिटिंग फिर होगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ये ध्यान में रखने होंगे। इफ़ लोकसभा इज लैप्स्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट समन टू होल्ड अ जॉइंट सिटिंग, देन जॉइंट सिटिंग कैन हैपन, ठीक है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स इट। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग को, और अगर उनके एब्सेंस में कौन करता है, डेप्यूटी स्पीकर। और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी ना हो तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ओके। लेकिन अगर हम हिराकी देखें तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से पहले चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का नाम आना चाहिए था, राइट। लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो मेंबर नहीं होते हैं किसी भी हाउस के, और ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। ही इज़ एन अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ओके, दैट्स वाई ही कांट प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग, ओके। कोरम हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ 2 हाउसेस गवर्नड बाय द रूल्स ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा, ओके। और जो जिस रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं जो जॉइंट सिटिंग, वो रूल्स होते हैं लोकसभा के, ना कि राज्यसभा के, ओके। मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल। अगर सिंपल मेजोरिटी से पास करा दिया जाए बिल, तो बिल पास माना जाता है, ओके। इन जॉइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट्स टू द बिल कैन नॉट बी प्रपोज्ड एक्सेप्ट इन 2 केसेस। जॉइंट सिटिंग के अंदर कोई भी अमेंडमेंट के ऊपर बात नहीं की जाती है, ठीक है। केवल और केवल 2 ही केसेस हैं जब अमेंडमेंट
लाया जा सकता है जॉइंट सिटिंग में। और वो कौन कौन से केसेस हैं? व्हेन अमेंडमेंट्स दैट हैव बीन कॉज्ड फाइनल एग्रीमेंट, ठीक है, या तो अमेंडमेंट हो जिनकी वजह से डिसएग्रीमेंट हुआ था, वो लाए जा सकते हैं, या फिर अमेंडमेंट्स दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी ड्यू टू द डिले इन द पासेज ऑफ बिल, ठीक है, या फिर वो अमेंडमेंट्स जो कि ज़रूरी हो गए हैं, किसकी वजह से? डिले इन द पासेज ऑफ बिल, ठीक है, मतलब देरी होने की वजह से कुछ अमेंडमेंट्स ज़रूरी हो गए हैं तो वो भी लाए जा सकते हैं। अदरवाइज अमेंडमेंट्स के ऊपर बात नहीं की जाती है जॉइंट सिटिंग में। ओके, और जॉइंट सिटिंग 3 बार अभी तक बैठाई जा चुकी है। एक तो डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 एंड वेरी फेमस प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। ओके, नाउ ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस थी, ठीक है, सारी बिल्स को हमने कवर कर लिया है। ऑर्डिनरी बिल 107, मनी बिल 110, फाइनेंशियल बिल्स 117, constitutional amendment bill we have already covered in our previous lectures, 368 article. Okay, we have covered every bill. Now we will look at some of the powers and functions of the parliament. Okay, हम लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है पार्लियामेंट का उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो मेन फंक्शन होता है, मेकिंग लॉ इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, हम सभी को पता है ये प्राइमरी फंक्शन है, लॉ मेकिंग बॉडी है जो पार्लियामेंट है। ओके, एक्सक्लूसिव पावर्स ओवर यूनियन एंड रेसिडुअरी लिस्ट, आई थिंक ये हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, ठीक है, एंड कंकरेंट लिस्ट होती है, एंड देन रेसिडुअरी लिस्ट होती है, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर होते हैं सब्जेक्ट्स, देन कंकरेंट लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट इन तीनों में नहीं होते वो रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। नाउ पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है यूनियन एंड रेसिडुअरी लिस्ट में, यूनियन सब्जेक्ट्स में, रेसिडुअरी लिस्ट के सब्जेक्ट्स में एक्सक्लूसिव पावर होती है पार्लियामेंट के पास, मतलब वो चेंजेस ला सकती है यूनियन और रेसिडुअरी लिस्ट के सब्जेक्ट्स में। ओके, ओवरराइडिंग पावर होती है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर ओवरराइडिंग पावर होती है पार्लियामेंट के पास। इसका क्या मतलब है? देखिए, कंकरेंट लिस्ट में स्टेट भी कुछ चेंजेस कर सकती है, यूनियन भी वहाँ पे लॉ ला सकती है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर स्टेट उस कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में कोई चेंज लाती है और सेम सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट भी कोई चेंज लाती है, तो पार्लियामेंट का जो चेंज होगा वो माना जाएगा, ना कि स्टेट के द्वारा लाया गया चेंज। ओके, ये होती है ओवरराइडिंग पावर। ओके, पावर्स टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, और पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी जो है लॉज लेके आ सकती है अगर राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। अगर राज्यसभा से ये रेजोल्यूशन पास किया जाए तो, या फिर नेशनल इमरजेंसी हो, या फिर 2 और मोर स्टेट्स मेक अ जॉइंट रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों लिस्ट से के रिगार्डिंग जो पावर है पार्लियामेंट की वो हमने देख ली। इफ़ नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, इस केस में भी स्टेट लिस्ट में लाए जा सकते हैं चेंजेस पार्लियामेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट रूल लगा हो स्टेट में तो भी पार्लियामेंट के अंडर आ जाते हैं स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट मेक्स द स्केलेटन ऑफ द लॉ, ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स, ठीक है। जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है अंडर आर्टिकल 123 बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको अप्रूव कराना होता है बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स। ये भी एक लेजिस्लेटिव पावर है हमारे पार्लियामेंट की। ओके, लेजिस्लेट ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, ठीक है, और जो ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं ये बोरो किए गए थे कनाडा से।
ओके। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्सक्लूसिव पावर होती है पार्लियामेंट की ओवर रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। ओके, कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं पार्लियामेंट के पास, जैसे पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिकमेंड्स रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, comptroller एंड ऑडिटर जनरल एटसेट्रा टू द प्रेसिडेंट। ये रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव करे। ओके, ये पावर भी पार्लियामेंट के पास होती है। पनिश मेंबर्स और आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस और कंटेम्प्ट। ठीक है, तो हम देख चुके हैं यहाँ पे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और यहाँ पे ब्रीच ऑफ अगर कंटेम्प्ट भी होता है उस केस में भी पनिश किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये जुडिशियल पावर के अंडर ही आता है। ओके, नाउ एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है पार्लियामेंट की। एग्जीक्यूटिव मतलब डिसीजन मेकिंग। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है हमारी वो रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लिए, ओके, फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। नाउ पार्लियामेंट कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन आर। जो पार्लियामेंट होती है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को थ्रू क्वेश्चन आर, 0 आर, क्वेश्चन पूछ के पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, जो उनके डिसीजंस लिए गए हैं उनके रिगार्डिंग जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है बाय पार्लियामेंट। हाफ आर डिस्कशन के थ्रू, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के थ्रू, कॉलिंग अटेंशन मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन एंड अदर डिस्कशंस। ठीक है, अप्रूवल एंड रिफ्यूज़ल ऑफ लॉ, फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो ये सब डिवाइसेस हैं पार्लियामेंट के पास टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ओके, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑल्सो सुपरवाइज द एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती हैं वो भी सुपरवाइज करती हैं एग्जीक्यूटिव को। ओके, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर एंड पार्लियामेंट इन जनरल। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा in particular and parliament in general. Okay, each minister is individually responsible for efficient administration of the ministry under his charge. ठीक है, काफ़ी obvious है। council of ministers can be removed by Lok Sabha's no confidence motion। ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, ये भी एग्जीक्यूटिव पावर में ही आएगा। लोकसभा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय नॉट पासिंग अ मोशन ऑफ थैंक्स, देख चुके हैं ऑलरेडी। रिजेक्टिंग अ मनी बिल, पासिंग अ सेंसर मोशन और एन एडजर्नमेंट मोशन, डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन अ वाइटल इशू, पासिंग अ कट मोशन। इन सभी मोशन को अगर लाया जाता है पार्लियामेंट में तो ये एक्सप्रेस करते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को ये शो करते हैं। ये भी एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर ही आते हैं। ओके, इलेक्ट्रल जो पावर्स हैं वो क्या क्या हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, हमें अच्छे से पता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है। राज्यसभा इलेक्ट्स द डेप्यूटी चेयरपर्सन, लोकसभा इलेक्ट्स स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। यहाँ पे चेयरपर्सन का नाम क्यों नहीं है, डेप्यूटी चेयरपर्सन का नाम क्यों है, क्योंकि जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के वो मेंबर नहीं होते हैं किसी भी हाउस के। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ओके, पार्लियामेंट मेक्स लॉज टू रेगुलेट इलेक्शंस टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये इलेक्शन से रिलेटेड कुछ पावर्स हैं पार्लियामेंट की। नाउ फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या है। पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज नीडेड टू रिवाई और कलेक्ट अ टैक्स, इनक्योर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी है। पार्लियामेंट्स फाइनेंशियल कमिटी स्क्रूटिनाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओके, तो जो पार्लियामेंट की फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं वो स्क्रूटिनाइज करती हैं, एग्जामिन करती हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये भी एक फाइनेंशियल पावर है जो हमारे पार्लियामेंट के पास है।
2 स्टेज ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल मैटर्स। 2 स्टेज के कंट्रोल होते हैं पार्लियामेंट के पास, ठीक है। एक तो बजटरी कंट्रोल होता है, बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स थ्रू इनेक्टमेंट ऑफ बजट, मतलब बजट लाया जाता है। दूसरा होता है पोस्ट बजटरी कंट्रोल थ्रू द पब्लिक अकाउंट कमिटीज, एस्टिमेट्स कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इन तीनों कमिटी को हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ये तीनों कमिटी बेसिकली एग्जामिन करती हैं गवर्नमेंट की फाइनेंशियल मैटर्स में, ठीक है। रूल ऑफ लैप्स, if granted money is not spent by the end of the financial year, the balance expires and returns to the consolidated fund of India, okay। ये होता है रूल ऑफ लैप्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जितनी मनी ग्रांट की गई है, अगर वो बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यूज़ नहीं की जाती है तो वो एक्सपायर हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगी टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके। This facilitates effective financial control by the parliament. No reserve funds can be built without its authorization. जो मार्च रश होता है, heavy expenditure towards the closure of the year due to observance of this rule. इस रूल की वजह से मार्च रश होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का एंड आने वाला होता है, तो मार्च में जितना पैसा बचा होता है उसे हैवी मतलब उसे काफ़ी, जितना भी पैसा बचा होता है उसे लगाया जाता है, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों में भी लगाया जाता है, ये भी देखा गया है इस रूल की वजह से, रूल ऑफ लैप्स की वजह से, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ पावर्स हैं, जैसे पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। केवल और केवल पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है ही नहीं, हम ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं, ठीक है। ओनली एक्सेप्शन, द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन पास अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट फॉर द क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये भी हम देख चुके हैं कि केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर होती है कि वो एबोलिश कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को और बना भी सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 वेज, सिंपल मेजोरिटी में, स्पेशल मेजोरिटी में, या फिर स्पेशल प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर। और ये कब होता है? जब फेडरल मैटर हो। फेडरल मैटर में कोई बिल लाया जाए, उस केस में कंसेंट ज़रूरी हो जाता है हाफ ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ओके। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अदर पावर्स, हाईएस्ट डेलिब्रेटिव बॉडी इन द कंट्री अप्रूव्स एमरजेंसीज, हम ये भी देख चुके हैं। 360, 362 सारी एमरजेंसीज को अप्रूव कराया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, ओके। कैन क्रिएट और एबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये भी हम देख चुके हैं। कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया, अल्टर द बाउंड्रीज एंड चेंज द नेम ऑफ द स्टेट्स, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैन रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड jurisdiction of Supreme Court and High Courts, we have already covered this as well in judiciary. Can establish a common high court or two or more states, we have covered this as well in judiciary, okay। So that was it guys, पार्लियामेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। पार्लियामेंट से रिलेटेड अगर कुछ बच जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेके आऊँगा, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि और कुछ बचा है, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ like this video, share this video with your friends and do subscribe to our channel. Thank you very much guys.